हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रांति बैच 2.0 के अंदर, जहां आज है हमारी हिस्ट्री यूनिट 1 की न्यू टॉपिक्स की क्लास सेकेंड, यानी कि आज हमारी दूसरी क्लास है जहां हम यूनिट 1 न्यू टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, एक बार बहुत ही कम टाइम में मैं आपको क्रांति बैच 2.0 के बारे में बताना चाहूँगी। क्रांति बैच 2.0 वो मार्ग है, वो प्लेटफॉर्म है जो आपको सीधा मेंस की राह पर या मेंस की सीट पर लेकर के जाएगा। क्रांति बैच 2.0 के अंतर्गत देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रीलिम्स 2026 के लिए चलाया जाने वाला ये बैच है, जहां आपको जब आप एकेएस सिविल एकेडमी अपने YouTube पर सर्च करेंगे तो जो भी प्लेलिस्ट ओपन होंगी उसमें जिस भी प्लेलिस्ट के आगे आपको क्रांति बैच 2.0 लिखा दिखेगा, आपको समझ जाना है कि ये जो बैच है ये 2026 प्रीलिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाने वाला बैच है, जहां आपको ना केवल संपूर्ण प्रीलिम्स का कंटेंट पढ़ाया जाएगा बल्कि 10,000 MCQs की एक ऐसी श्रृंखला लगवाई जाएगी, एक ऐसे क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे जहां से प्रतिवर्ष क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे तो यहाँ पर मैं आपसे 1 मिनट के लिए कुछ बातें करना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको प्रीलिम्स 2026 में सक्सेस होना है देन आपको क्या करना पड़ेगा? पंचमुखी देवियों को प्रणाम करना पड़ेगा। सो अब आप पूछेंगे मैम व्हाट आर दीज पंचमुखी देवीज? देखेंगे तो पंचमुखी देवी में भैया पहली देवी है क्रांति बैच 2.0, जिस बैच में हम आज फिर से आपसे दूसरी क्लास में मिल रहे हैं। दूसरी क्लास क्यों? क्योंकि यूनिट 1 के न्यू टॉपिक्स की जो हमारी पहली क्लास है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुकी, जहां हमने ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें और फैक्ट्स को याद किया। 100 फ्री FLTs मैंने आपको बता दिया। यूट्यूब हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक शायद नहीं हुआ। अब क्यों? आप सोचेंगे कि मैडम हमारे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है, एकेएस सिविल एकेडमी हमारे ऊपर इतनी मेहरबान क्यों है? क्योंकि हमें आपको ये विश्वास दिलाना है कि प्रीलिम्स 2025 हो, 2026 हो या आने वाले जितने भी ईयर्स के प्रीलिम्स हो, हमें आपको ये इंश्योर कराना है दैट वी आर विथ यू। हम हमेशा आपके साथ हैं इन योर एवरी स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। तो 100 फ्री FLTs, 100 into 100 यानी कि 10,000 फ्री FLTs आपको लगवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर देखेंगे, अच्छा ये दोनों जो यहाँ पर ब्लैक कलर से दिए हुए हैं आप समझ जाइए दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए कोई भी पेमेंट करने की, किसी भी प्रकार का ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप घर बैठे चाहें तो प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स मंगा सकते हैं। ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स ने मंगाया है और इसका फायदा वो खुद देख रहे हैं। आगे देखेंगे गेस्ट सीरीज 2026, जहां हम 100 उन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे एकेएस सिविल एकेडमी के ऐप के अंदर, जहां से एग्जाम में प्रतिवर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस सीरीज के अंदर मैं आप सभी को MPG के बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। टेस्ट सीरीज 2026, आप चाहें ऐप को इंस्टॉल करें और टेस्ट सीरीज को परचेज करें। अगर आप नहीं करना चाहते किसी भी प्रकार की पेमेंट, इन दोनों को देखिए, आपका काम प्रीलिम्स में शानदार तरीके से बन जाएगा। लिखा भी हुआ है, हम आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं दे रहे, फैसला आपको करना है कि आपको कितनी देवियों को प्रणाम करना है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए ये देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो न्यू टॉपिक्स है उनका सिलेबस। और इस सिलेबस के अंतर्गत एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आज उसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को 2 लेक्चर्स में खत्म करने का प्रयास करेंगे। खत्म करने का क्यों बोल रही हूँ दोस्तों? 1 से 1.5 घंटे का ये लेक्चर होगा जहां इतने बेहतरीन तरीके से एंशिएंट इंडियन नॉलेज पढ़ा दूंगी कि आपको प्रीलिम्स के पहले किसी भी प्रकार की बुक नोट्स खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, आप सभी को पता हो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, जहां मैंने एक बार हम 5 मिनट के अंदर जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर? जिससे हम अपने दिमाग में, हम अपने ब्रेन में एक लिंक बैठा पाए कि अच्छा हमने यहां तक पढ़ लिया था और इसके आगे से हमें चीजें कंटिन्यू करनी थी। तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भैया वैदिक टेक्स्ट के अंतर्गत हर एक वेद के कुछ उपनिषद होते हैं। जहां हमने कुछ उपनिषदों की बात की थी, हमने देखा था ऋग्वेद के 7वें मंडल जिसकी रचना ऋषि वशिष्ठ ने की है। किसने की है? ऋषि वशिष्ठ ने। तो जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, जो ऋग्वेद का 7वां मंडल है, उसमें हमें शिक्षा का विस्तृत रूप से या शिक्षा की विस्तारित रूप से जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम आगे बात करें
तो हम अगर आगे देखते हैं तो हमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। जहां क्या कहा गया है, जिस क्षेत्र में छात्र बैठ के अध्ययन करेगा उस क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, विद्यापीठ बोला जाएगा। आगे बढ़े, हमने देखा था छंदोग्य उपनिषद। मैंने आपको बताया था दोस्तों, छंदोग्य उपनिषद सामवेद का एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, जहां हमें देखने को मिलता है आत्मजनन के बारे में, सेल्फ नॉलेज के बारे में। आगे अगर बात करें, हमने देखा था मुंडक उपनिषद। मैंने आपको बताया था मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है, और मुंडक उपनिषद वही उपनिषद है जहां हमें क्या देखने को मिलता है, सत्यमेव जयते। आप सभी को पता हो, हम मध्य प्रदेश का एम्बलम देखते हैं तो ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा है और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से ही लिया गया शब्द है, ठीक, मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। और इसी मुंडक उपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने जीवन काल में जिस भी ज्ञान को अर्जित करता है, मनुष्य अपने जीवन काल में जिस भी ज्ञान को अर्जित करता है उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उस ज्ञान को बोला जाता है विद्या। उसे किसकी उपाधि दी जाती है, क्या बोला जाता है कि विद्या बोला जाता है। फिर अगर आगे देखें तो हमने भोज प्रबंधम पढ़ी थी, जो कि बल्लाल सेन के द्वारा लिखी हुई है। हमने पढ़ा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वार्ता किसे कहेंगे, जो एग्रीकल्चर की स्टडी होती है। हमने देखा था अन्वीक्षिकी, जो न्यायशास्त्र का अध्ययन होता है। उसके अलावा हमने कई सारी इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। दोस्तों मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि भैया ये 3 मूलभूत तत्व हैं, ये 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं सृष्टि की उत्पत्ति, या इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे। सत्य, प्रकाश और एक और क्या था दोस्तों, एक था सत्य, एक था प्रकाश और इमोर्टैलिटी। इमोर्टैलिटी को हम अगर बोलें तो हिंदी में क्या लिखेंगे दोस्तों, इमोर्टैलिटी को अमरत्व, मैंने आपको बताया था अमरत्व लिखेंगे। दोस्तों आपको पता है, हमने कल भी ये चीज बताई थी कि ये जो क्लासेस होंगी, नोट्स चाहे आपके लिए इंग्लिश मीडियम में खुले हुए हैं, लेकिन आपको कंप्लीटली पूरा कंटेंट लाइन वाइज इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। इफ यू वांट कि यहाँ पर हिंदी की पीडीएफ ओपन हो और हमें एकदम हिंदी में कोई पढ़ाए, सेम कंटेंट में योगेश सर आपको सेम कंटेंट सेम सब्जेक्ट के लिए पढ़ाने वाले हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। क्लियर। तो सत्य क्या है, कारण। हमने एमपीपीएससी का एग्जाम्पल लिया था कि हमारे एमपीपीएससी करने के पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कुछ नहीं होता। प्रकाश, जब हमने कारण को जानने की इच्छा की तब हमने किया ज्ञान अर्जित, ज्ञान अर्जित किया, हमें मिल गई इमोर्टैलिटी, यानी कि सीधा बोले तो सैल्वेशन मिल गया, क्योंकि हम जो करना चाहते थे अपने जीवन में वो हमने कर लिया। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था लैंग्वेज, कि भैया जो भाषा है वो भाषा एक माध्यम है, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए मनुष्य क्या करता है, जिसके जरिए मान लीजिए मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रही हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा में, लेकिन मैं अपनी बातों को क्या कर रही हूँ दोस्तों, आप तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। क्लियर। तो वो होगी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हमने पढ़ा था सबसे बड़ा भाषाई परिवार है आर्य भाषा परिवार, उसके बाद हमने पढ़ा था, उसके बाद दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, है ना, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली, जो कि साउथ की है और सेकेंड लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक फैमिली है। एक हमने साइनो तिब्बतन यानी चीनी तिब्बती भाषाई परिवार पढ़ा था, जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में बोली जाती है, जिसके अंतर्गत कई सारी नागा मिजो भाषाएं जो हैं वो शामिल की गई। आगे अगर हम देखें तो हमने देखा था दोस्तों पाली भाषा और प्राकृत भाषा। तो आई होप आप सभी इस चीज से अवगत होंगे कि पाली भाषा बुद्धिज्म की एक बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। वहीं अगर हम प्राकृत भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा किसकी है, तो जो प्राकृत भाषा है उस भाषा में जैन धर्म के प्रमुख जो साहित्य हैं उसकी रचना की गई थी। क्लियर। आगे देखें तो हमने पढ़ा था स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होती है, लिपि। भैया भाषा तो तुमने बता दी, लेकिन वो लेटर्स, वो अक्षर हम कैसे जानेंगे किस लिपि में है। कई सारी लिपियां हैं, जैसे कि ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि में हम देखते हैं कि ये जो है ये लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। इसे जो है वो डिसाइफर करने का काम किसने किया था, तो इसे डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में, जहां उन्होंने सांची स्तूप में लिखे शब्द दानम को पढ़ा था। किस शब्द को पढ़ा था दोस्तों, दानम शब्द को पढ़ा था। वहीं अगर आगे देखें तो खरोष्ठी लिपि, जिसका विकास नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी कि मॉडर्न डे पाकिस्तान में हुआ।
अशोक के जितने भी मौर्य शासक जो थे अशोका, उनके जितने भी इंस्क्रिप्शंस पाकिस्तान में हैं वो सभी खरोष्ठी लिपि में हैं। द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मी एंड खरोष्ठी लिपि इज दैट कि ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है और खरोष्ठी लिपि जो है वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, जिससे उर्दू लिखी जाती है। क्लियर? आगे देखेंगे हमने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जब हम सिंबल्स के माध्यम से, मैंने कल पिज्जा वीजा बनाया था तो मैंने कहा था कि जब हम सिंबल्स के माध्यम से अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तब उसे क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफिक लिपि। यानी मैंने कोई इमेज बना दी और इमेजेस के माध्यम से मैं आपको चीजें समझाने का प्रयास कर रही हूं। आगे देखें, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट पढ़ी थी देवनागरी लिपि, जिसे कंप्लीट लिपि, विकसित लिपि कहा जाता है, जिसके अंतर्गत संस्कृत भाषा सबसे प्रमुख है। एक लास्ट लिपि हमने देखी थी तिगलरी लिपि। तो तिगलरी लिपि को में बेसिकली आपको सीधा इतना याद रखना है कि जो तिगलरी लिपि है वो साउथ की ब्राह्मी लिपि है। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ और चीजों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना था दोस्तों? अब देखिए यहां पर दिया हुआ है नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो अब नेचर क्या था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का? ये आपके स्वयं पढ़ने वाली चीजें है ना। हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे तथ्य केंद्रित रहना है, हमको यहाँ पे फैक्ट सेंटर्ड, फैक्ट ओरिएंटेड चीजें पढ़नी है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं 100% होती हैं। जैसे नेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, तो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में 2 टाइप के एजुकेशन मेंशन है, दृष्टि और श्रवण, यानी कि ऑब्जर्व करना और सुनना। तो ऋग्वेद में क्या बोला गया कि भैया 2 माध्यमों में शिक्षा दी जाती थी, एक तो कौन सी? श्रवण, और दूसरी कौन सी? दृष्टि, यानी ऑब्जर्व करके, चीजों को देखकर। आगे देखें तो उपनिषद में श्रवण, मनन और निध्यसना, मेडिटेशन, लिसनिंग और रिफ्लेक्शन। क्लियर? मनन करना, चिंतन करना। हमने बोला ना भारतीय फिलॉसफी जो इंडियन एजुकेशन है, जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है, वो किस पर आधारित था? दर्शन पर आधारित था। दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का चिंतन मनन करना, किसी भी चीज के बारे में सोचना। आगे देखेंगे इन एंशिएंट टाइम द स्टडी ऑफ वन वेद रिक्वायर्स 12 ईयर्स। और ये जो सारी बातें हैं दोस्तों, हायर एजुकेशन और कौन सी? प्राइमरी एजुकेशन। अब देखिए कंटेंट आपके पास है, बुक आपके पास है, कुरियर बॉक्स के नोट्स आपके पास हैं। अब मेरा काम क्या है? इन कोड्स को आपके लिए डिकोड करना। तो अब हम काम करेंगे डिकोड करने का। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं खड़ी हूँ कि मैं आपको सीधे सीधे नोट्स पढ़ के बता दूं कि हाँ प्राइमरी एजुकेशन वॉज गिवन बाई फैमिली, प्राइमरी एजुकेशन फैमिली के द्वारा दी जाती थी। बिगिनिंग विद विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ संस्कार से शुरू होती थी। बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर चीजें आपको लिख के याद कराने की कोशिश करूं, जिससे बेहतर तरीके से आप याद कर पाएं। जो भी मैं बताऊंगी सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक पेंसिल ले लीजिए और प्रॉपर चीजों को अंडरलाइन करते जाइए। आइए देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या बात की जा रही है आपसे एंशिएंट एजुकेशन की, कि भैया जो एंशिएंट एजुकेशन है या जो वैदिक एजुकेशन है, कौन सी एजुकेशन है? जो वैदिक एजुकेशन, वो किस प्रकार से प्रदान की जाती थी। तो हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि एक वेद के अध्ययन में, चलो ये भी हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता था? तो सबसे पहले होता था जो प्राइमरी एजुकेशन है। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है, कौन सी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा। तो जो वैदिक टाइम पीरियड था, जो वैदिक पीरियड था, उस समय पे जो प्राइमरी एजुकेशन थी, जो प्राथमिक शिक्षा थी, वो बच्चों को घरों में कुल गुरु के द्वारा दी जाती थी। यानी घर का, अब आप सभी भी हैं, है ना, आप सभी के भी मम्मी पापा का या आपके घर का भी कोई गुरु होगा, ठीक है, जिसको आप लोग गुरु मानते होंगे, जिसकी फोटो वगैरह जैसे आप रखे होंगे, या जिससे भी आपने गुरु दीक्षा ली होगी, या आपके पेरेंट्स ने। तो प्राइमरी एजुकेशन जो था वो कैसा था? वो दिया जाता था किसके द्वारा? कुल पुरोहित के द्वारा। कुल पुरोहित किसके द्वारा दी जाती थी? द प्राइमरी एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वॉज गिवन बाय कुल पुरोहित इन द फैमिली। इन द फैमिली यानी परिवार द्वारा ही ये शिक्षा दी जाती थी। और इससे पहले 5 वर्ष की उम्र में, जब बच्चा 5 साल का होता था, तब कराया जाता था दोस्तों विद्यारंभ संस्कार। यानी क्या हो गया तुम्हारा? विद्यारंभ
संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार। इसमें जो कुल के पुरोहित होते हैं वो इस तरीके से जैसे ओम वगैरह बनवाते हैं, है ना, उसके अलावा गायत्री मंत्र लिखवाते हैं अपने हाथ से, और इसके माध्यम से, है ना, जो हम पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो ये लिखवाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा विद्या आरंभ संस्कार में कई सारे जो सिंबल्स वगैरह हैं ये बनवाए जाते हैं, यानी सीधा बोले तो ऑफिशियली बच्चे की एजुकेशन शुरू हो जाती है। तो आप क्या बोलेंगे, देखिए जब बच्चा अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, ब्रह्मचर्य इन द सेंस जिस वर्ष से उसकी शिक्षा शुरू हुई 5 के आसपास से 25 वर्ष तक, तो 25 वर्ष तक बच्चा है ब्रह्मचर्य आश्रम में, जब वो शिक्षा ग्रहण करने की क्या करेगा, प्रयास करेगा, जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा। और इस दौरान बच्चे के होते हैं 3 संस्कार। पहला विद्या आरंभ संस्कार, जो प्राथमिक शिक्षा घर पे दी जाती है, कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता है विद्या आरंभ संस्कार, कि हाँ अब बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो नॉलेज को गेन कर सके, वो अपनी शिक्षा शुरू कर सके। तो अब प्राइमरी एजुकेशन हो गई हमारी घर पे, अब हम थोड़ा सा बड़े होंगे, ठीक, अब हम हो गए बड़े। तो अब बड़े होने के बाद क्या होगा भैया, कि यहाँ पर होगा हमारा उपनयन संस्कार। तो जो दूसरा संस्कार है वो कौन सा होता है, उपनयन संस्कार। अब आपको पता है कि हम उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार भी कहते हैं, ठीक है, उपनयन संस्कार को हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य केवल 3 ही वर्णों का किया जाता है, केवल इसीलिए इन 3 वर्णों को द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब दूसरा जन्म होता है, जब वो ऑफिशियली शिक्षा ग्रहण करने आश्रम में पहुंचता है। तो क्या बताया जा रहा है, उपनयन संस्कार किन अपर 3 वर्ण का होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 3 वर्ण का होगा दोस्तों उपनयन संस्कार। बहुत ध्यान से सुनना, किस संस्कार में किस वर्ण में कौन सा मंत्र का उच्चारण करवाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स 2024 में सीधा क्वेश्चंस यहां पर जो हम 3 शब्द लिखने वाले हैं उससे पूछा गया था। देखिए, तो उपनयन संस्कार करवाया जाएगा, क्लियर। तो ब्राह्मण के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग होगी। उसके बाद हम देखें तो क्षत्रिय के लिए उपनयन संस्कार की जो आयु है वो डिफरेंट होगी। और उसके बाद वैश्य, तो जो वैश्य होंगे उनके लिए उपनयन संस्कार की आयु डिफरेंट होगी, जिसमें ब्राह्मण छात्र जो होगा उसका उपनयन संस्कार होगा 8 साल की उम्र में, क्षत्रिय का उपनयन संस्कार होगा 10 वर्ष की उम्र में, और वैश्य का उपनयन संस्कार होगा दोस्तों 12 वर्ष की उम्र में। ये आपको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, आप चाहे तो कहीं पर, या तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं आपके इन्हीं नोट्स में से निकालकर, जो हम यहाँ पे पीडीएफ के फॉर्म पे ओपन किए हुए हैं। क्लियर, क्या बोल रही हूं मैं, फिर से समझने का प्रयास करिए। वैदिक एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, एंशिएंट इंडियन हम एजुकेशन पढ़ रहे हैं, और उसमें हम वैदिक एजुकेशन ही ना पढ़ें तो सब कुछ अधूरा है। क्या बताया जा रहा है, जो प्राइमरी 2 फेजेस थे एजुकेशन के, 2 फेजेस ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोई मिडिल एजुकेशन नहीं। तो प्राइमरी एजुकेशन शुरू होती थी 5 वर्ष की उम्र में, जब बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करवाया जाता था, जो कुल पुरोहित के द्वारा कराया जाता था। फिर बच्चे को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद ब्राह्मण छात्र या छात्रा जब 8 वर्ष का होता था तब होता था उपनयन संस्कार, क्षत्रिय जब 10 वर्ष का, वैश्य जब 12 वर्ष का। तो ब्राह्मण में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ब्राह्मणों में उच्चारण होता था गायत्री मंत्र का। कौन से मंत्र का, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उच्चारण। क्षत्रियों में उच्चारण होता था जगती मंत्र का, जगती मंत्र। और वहीं वैश्य में उच्चारण होता है किसका दोस्तों, ये यहाँ पे इनका होता था त्रिष्टुभ मंत्र। कौन सा, त्रिष्टुभ मंत्र। और वैश्य में होता था जगती मंत्र का उच्चारण। कौन सा, जगती मंत्र का उच्चारण। ये जो लिखा हुआ है सीधा उठा के प्रीलिम्स 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उपनयन संस्कार के समय क्षत्रियों द्वारा
किस मंत्र का या क्षत्रिय छात्र द्वारा किस मंत्र का उच्चारण किया जाता है? ऑप्शन दिए हुए थे गायत्री मंत्र, त्रिष्टुभ मंत्र, जगती मंत्र और एक और कुछ। तो 99.9% बच्चों ने टिक किया था गायत्री मंत्र, है ना। और मैं अगर सच बोलूं तो मैंने भी गायत्री मंत्र ही टिक किया था, क्योंकि उस समय मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कोई भी ऐसा ऑथेंटिक सोर्स 2024 प्रीलिम्स तक हमारे पास अवेलेबल नहीं था न्यू टॉपिक्स का। ठीक, तो जबकि गायत्री मंत्र ब्राह्मणों में उच्चारित होता है, त्रिष्टुभ मंत्र क्षत्रियों में और जगती मंत्र का उच्चारण वैश्यों द्वारा। तीनों के उपनयन संस्कार की दोस्तों एज भी डिफरेंट है। 5 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाएगा एजुकेशन, 5 वर्ष की उम्र से प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, कुल पुरोहित के द्वारा विद्यारंभ संस्कार। क्लियर, कुल पुरोहित के द्वारा विद्यारंभ संस्कार। उसके बाद फैमिली में ही जो है बेसिक शिक्षा दी जाती थी। बच्चा बड़ा होगा, हायर एजुकेशन, आश्रम में जाएगा। आश्रम में पहुंचने के बाद जो वहां के गुरु होंगे वो क्या कराएंगे? बच्चे का उपनयन संस्कार, कि भैया अब तुम ऑफिशियली आश्रम में प्रवेश कर चुके हो, अब तुम्हें 25 वर्ष की आयु तक क्या करना है? शिक्षा को ग्रहण करना है। 25 वर्ष की उम्र के बाद तुम्हारा कराया जाएगा समावर्तन संस्कार। कौन सा संस्कार कराया जाएगा? तो 25 वर्ष की उम्र के बाद छात्र का होगा क्या दोस्तों? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार। क्लियर, तो कौन सा संस्कार? अब देखो यहां पर जो आपके नोट्स में 3 पेजेस में लिखा हुआ है ना, मैं आपको सीधा वो चीज यहां पर पूरा लिंक बना के आपको याद करा रही हूं। क्लियर, कि ऐसा था, अब ऐसा हुआ। अब मान लो किसी बच्चे को 25 साल के बाद भी आश्रम में रहना, भैया उसको नहीं जाना गृहस्थ जीवन, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो चला गया उसको क्या कहेंगे? मतलब ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब आपको ये नहीं सोचना तो जब आपको पढ़ाना नहीं था पीडीएफ से तो आपने क्यों खोली? पीडीएफ से भी पढ़ाऊंगी, पहले यहां से पढ़ लो, याद कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो कब क्या हुआ था, तो वो पीडीएफ नोट समझने में आपको बहुत आसानी होगी। मेरी बात मानिए, सुनिए। तो क्या बोला मैंने? विद्यारंभ संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लिया ब्राह्मण छात्र ने, जगती मंत्र का उच्चारण कर लिया वैश्य छात्र ने, और त्रिष्टुभ मंत्र का उच्चारण कर लिया किसने? क्षत्रिय शास्त्र ने। अब छात्र का होगा क्या? समावर्तन संस्कार। उपनयन संस्कार के पहले विद्यारंभ संस्कार और फिर आखिरी संस्कार होगा बच्चे के ब्रह्मचर्य जीवन के दौरान, यानी जिस वक्त वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उस दौरान 25 वर्ष की उम्र में उसका जो संस्कार होगा वो होगा समावर्तन संस्कार। और समावर्तन संस्कार के बाद छात्र से कहा जाएगा कि भाई तुमने क्या कंप्लीट कर लिया? अपना ब्रह्मचर्य जीवन, यानी तुमने ग्रहण कर ली अपनी शिक्षा, और अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब क्या बोला जाएगा? आप जाएं घर और निभाएं अपनी गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसके बाद समावर्तन संस्कार के बाद हमारा जो 16 संस्कारों में से अगला संस्कार है वो होता है क्या दोस्तों? विवाह संस्कार। और आप सभी को यदि पता हो, ना पता हो तो सुन लीजिए कि जो हमारे 16 संस्कार होते हैं जिसे हम षोडश संस्कार बोलते हैं, उसमें सबसे उत्तम जो संस्कार माना गया है वो बोला गया है विवाह संस्कार को। तो क्या बोला जा रहा है? पहले हो गया क्या दोस्तों? विद्यारंभ संस्कार, फिर हो गया क्या? उपनयन संस्कार, बाद में हो गया समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार यानी कि हमने 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण कर ली, अब हम वापस अपने घर आ गए और अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियों को हमने निभाना शुरू कर दिया। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था, कल भी बोला था कि जो हमारा कुरिकुलम था, है ना, जो भी हमारा पाठ्यक्रम था उसमें कितने टाइप की शिक्षाएं शामिल थी? तो भैया 2 सब्जेक्ट्स में 2 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी छात्र को। एक थी पराविद्या, दूसरी थी अपराविद्या। तो पराविद्या वो विद्या होती थी जिसमें छात्र को आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान दिया जाता था। वहीं अगर बात करें अपराविद्या की, तो अपराविद्या वो विद्या होती थी जिसमें भौतिक सब्जेक्ट्स का, वर्ल्डली सब्जेक्ट्स का ज्ञान दिया जाता था। क्लियर? अच्छा, बीच में एक हमारे शब्द आया था कि भैया एक वेद का अध्ययन करने वाले को कितने वर्ष लगते हैं, 4 वेदों का अध्ययन करने वाले को कितने वर्ष लगते हैं। देखिए हमने यहाँ पे देखा था कि जो ऋग्वेद का अध्ययन करेगा उसे लगेंगे 12 वर्ष।
ऋग्वेद का अध्ययन यानी एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष, तो 4 वेदों के अध्ययन में 48 वर्ष, 12 4 जा 48। क्लियर? ऋग्वेद के अध्ययन में 12 वर्ष, सामवेद के अध्ययन करने में, मतलब ऋग्वेद के साथ अगर तुमने सामवेद भी पढ़ना चाहा तो लगेंगे 24 वर्ष। अब यदि हमने ऋग्वेद भी पढ़ा, सामवेद भी पढ़ा, यजुर्वेद भी पढ़ा तो लगेंगे 36 वर्ष, और अथर्ववेद भी पढ़ा तो 48 वर्ष लगेंगे। क्लियर है? और हर एक वेद के अध्ययन के बाद आपको मिलेगी कोई ना कोई उपाधि, कोई ना कोई डिग्री। जैसे आज हमें मिलती है कि हमें 10वीं पास हो गए तो हमें कुछ अलग डिग्री, 12वीं के बाद अलग, हमने यूजी कर लिया तो अलग, पीजी कर लिया तो अलग, पीएचडी कर लिया तो अलग, तो ऐसे अलग अलग डिग्रीज जैसे आज मिलती हैं। उस समय भी वेदों के अध्ययन के समय पर क्या होता था दोस्तों कि अलग अलग उपाधियां दी जाती थी। यदि हमने ऋग्वेद का अध्ययन किया तो हमें मिलेगी स्नातक की उपाधि, हमने ऋग्वेद और सामवेद दोनों का अध्ययन किया हमें मिलेगी बसु की उपाधि, हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों का अध्ययन किया हमें मिलेगी रुद्र की उपाधि, और अथर्ववेद का अध्ययन करने के बाद यानी चारों वेदों के अध्ययन के बाद हमें मिलेगी किसकी? आदित्य की उपाधि। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब वापस से पीछे आते हैं, तो क्या क्या हो गया हमारा? समावर्तन संस्कार तक हो गया, गायत्री मंत्र, त्रिष्टुभ मंत्र, जगती मंत्र, 8 10 12 वर्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो अब हम वापस से आ गए जब समावर्तन संस्कार में, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो गुरु है, जो ऋषि है, वो अपने छात्र का समावर्तन करवाने के बाद उन्हें आश्रम से भेज देंगे घर, सो दैट द सो दैट द स्टूडेंट कैन फुलफिल देयर वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो शादी करे, अपने वंश को आगे बढ़ाए, अपने पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाए। लेकिन अब यहाँ पे शुरू हो जाता है दूसरा अध्याय, जहां पे क्या बोला जाता है कि अब अगर समावर्तन संस्कार के बाद भी जो छात्र है वो कहाँ रहना चाहता है? अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहना चाहता है। यदि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता तो उसे क्या बोला जाएगा? तो यहां पर देखेंगे कि यदि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता तो वो छात्र को क्या बोला जाएगा? तो यहां पर बोला जाएगा, देखिए यहां पर आप 4 प्रकार के बेसिक स्टूडेंट्स होते हैं इस प्रकार से। ठीक, सबसे पहले नाम लिखूंगी नैष्ठिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, आप चाहें इसको देख लीजिए, आपके नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। समझाने का प्रयास कर रही हूं इसलिए यहाँ पे आपको लिख के चीजें बता रही हूं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उपकुवर्ण ब्रह्मचारी, उपकुवर्ण ब्रह्मचारी, उपकुवर्ण ब्रह्मचारी। उसके बाद है सधोवधू, सधोवधू, और एक है ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी। क्लियर? एक कौन है? ब्रह्मवादिनी। तो सबसे पहले है कौन से? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी वो स्टूडेंट होगा जो 25 वर्ष की उम्र के बाद भी अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को जारी रखना चाहे, यानी कि जो गृहस्थ आश्रम में, यानी कि जो अपनी जो भी वर्ल्डली पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको फुलफिल करने के बजाय क्या करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 वर्ष के बाद भी, है ना, 25 वर्ष के बाद भी। तो वो कैसा ब्रह्मचारी होगा? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। क्लियर? वो कैसा ब्रह्मचारी? हम देखते हैं ना अपने समाज में भी, हम कई लोगों को देखते हैं कि भाई वो पढ़ते रहे, गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा का अध्ययन, अब आपको पता है कि विद्यारंभ संस्कार के दौरान जो प्राथमिक शिक्षा है वो घरों में होती थी, लेकिन जो हायर एजुकेशन है, 2 ही माध्यम थे एजुकेशन के, हायर और प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन नहीं। तो हायर एजुकेशन होती थी आश्रमों में, मठों में, गुरुकुलों में। तो ये ध्यान रखना। तो गुरुकुल में रहते हुए 25 वर्ष की उम्र के बाद भी यदि उसने ब्रह्मचर्य को ही शिक्षा ग्रहण करना ही जारी रखा तो उसे कहेंगे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। ये छात्र की बात है, यानी कि लड़कों की बात है, ये लड़कों के लिए है। और उपकुवर्ण ब्रह्मचारी, यदि हमने अपनी 25 वर्ष की आयु पूरी की और बाद में हम कहाँ आ गए? बाद में हम आ गए अपनी पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, यानी कि हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान हमने शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद हमने अपनी जो भी हमारी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको फुलफिल किया। तो ऐसे छात्र को बोलेंगे उपकुवर्ण ब्रह्मचारी। अब सेम विद दोज, ये हैं दोनों छात्राओं के लिए। किसके लिए?
छात्राओं के लिए, और ये दोनों है किसके लिए दोस्तों? छात्र के लिए। तो सधु वधु कौन होंगी? तो सधु वधु वो फीमेल्स, वो फीमेल चाइल्ड होंगी, चाइल्ड क्यों बोल रही हूं, ये वो फीमेल स्टूडेंट होंगी जो क्या करेंगी, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करने के बाद अपने घर आएंगी, शादी करेंगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगी। वहीं ब्रह्मावादिनी वो होंगी जो 25 वर्ष के बाद भी अपनी शिक्षा को क्या करेंगी, कंटिन्यू रखेंगी और ब्रह्मचर्य आश्रमों में ही, गुरुकुलों में ही अपने पूरे जीवन को लगा देंगी। हम देखते हैं यहाँ पर कई सारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम्स होते हैं, तो उसमें जो भी छात्र या छात्राएं होते हैं वो सब कौन होते हैं? अगर छात्र हैं या अगर कोई मेल है तो उन्हें हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहेंगे क्योंकि वो शादीशुदा नहीं होते, और जो फीमेल हैं उन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहेंगे। वहीं 25 वर्ष की उम्र के बाद हम सब, आप लोगों ने पढ़ाई की, सिलेक्शन लिया, शादी कर ली, तो हम प्रवेश हो गए कहाँ पर दोस्तों? लड़कियां हो गई सधो वधु और ये जो छात्र थे वो बन गए उपकुवर्ण ब्रह्मचारी। ये आपको ध्यान रखना है। दो प्रकार के जो स्टूडेंट्स है वो और होते हैं, एक होते हैं अंतेवासी, अंतेवासी, और वो एक होते हैं तीर्थकारक, तीर्थाकारक। क्लियर? तो अंतेवासी छात्र वो छात्र होते हैं जो क्या करते हैं, शिक्षा लेते हुए गुरुकुलों में ही, मतलब अपने गुरुओं के साथ रहते हैं या मठों में ही अपने गुरुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, शिक्षा को ग्रहण। वहीं जो तीर्थकारक स्टूडेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं कि एक गुरु से शिक्षा के बाद वो दूसरे गुरुओं से भी शिक्षा लेते हैं। क्लियर? एक से शिक्षा ली, फिर दूसरे से ली, तीसरे, तो एक के बाद दूसरे से। तो तीर्थकारक इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंतेवासी इज इंपॉर्टेंट। तो ये चार तो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इससे किसी भी वक्त आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में, मेंस में पूछा जा सकता है। सीधा आपको 2 नंबर में लिख दिया उपकुवर्ण ब्रह्मचारी, तो आप अब क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, लेकिन अब आप लिख लेंगे। तो क्या बोला जा रहा है? ये अंतेवासी। तो अंतेवासी में क्या बताया जा रहा है कि अंतेवासी वो छात्र या छात्राएं होंगी जो गुरुकुलों में, मठों में अपने शिक्षक के साथ, अपने गुरुओं के साथ रहते हुए क्या करेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे। क्लियर? तो छात्रों के बारे में पढ़ लिया, प्राइमरी एजुकेशन पढ़ ली, विद्या आरंभ, उपनयन, समावर्तन, संस्कार पढ़ लिया, 4 वेदों का अध्ययन हमने कर लिया, किसमें कितने वर्ष लगेंगे ये जान लिया, किस वेद के अध्ययन के बाद कौन सी उपाधि हमको मिलेगी हमने वो भी जान लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें क्या आपको बताया जा रहा है, अंतेवासी, ये भी हमने जान लिया। 4 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, हमने वो भी जान लिया। अब भैया स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया, पाठ्यक्रम हमने पढ़ लिया, वेदों का अध्ययन हमने कर लिया, लेकिन जिन्होंने हमें ये सारे ज्ञान दिए उनके बारे में अभी हमने कहाँ पढ़ा, यानी अभी टाइप्स ऑफ टीचर्स पढ़ना बाकी है, अभी शिक्षक के प्रकार पढ़ना बाकी है। आइए देखते हैं। आप नोट्स में इसको देखिए दोस्तों, आपने कोई भी नोट्स लिए हों आपके हाथ में, किसी भी इंस्टीट्यूट के, किसी भी एकेडमी के, कोई भी नोट्स हों, सेम चीजें, सेम बातें लिखी होंगी। अभी आपको विश्वास नहीं है, आप 10 मिनट और ठहरिए, हम सारी चीजों को आपको यहाँ पर PDF में खोल के दिखाएंगे कि देखिए कि ये सेम चीजें मैंने आपको बताई हैं या नहीं। क्लियर? चलो, तो अब हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ टीचर्स वैदिक काल में। किस काल में दोस्तों? वैदिक काल में। देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ टीचर्स में भैया टीचर जो थे ना उनके अनेक प्रकार होते थे या होते हैं। देखिए वैदिक काल में तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2, एक होते थे आचार्य और एक होते थे दोस्तों उपाध्याय। दोस्तों देखिए आपके पास नोट्स है, सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अगर आप पेंसिल से टिक कर रहे हैं तो सब कुछ आपको पता है। सब कुछ बोर्ड में लिख पाना कई बार पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज आई हैव लिमिटेड स्पेस, इतना लिमिटेड स्पेस है मेरे पास। तो मैं जितना लिख पाती हूँ उतना लिखने का बिल्कुल प्रयत्न करती हूँ। जो मैं समझाती हूँ उसको आप ध्यानपूर्वक बिना वीडियो स्किप किए सुनिएगा। आचार्य, तो आचार्य वो गुरु होते थे, आचार्य वो गुरु होते थे, वो शिक्षक होते थे जो निशुल्क पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? निशुल्क पढ़ाते थे, यानी पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए वो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते थे। शिक्षा देने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं होती थी। वहीं वैदिक काल में जो उपाध्याय होते थे वो अपनी आजीविका को ग्रहण करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए शिक्षा देने का काम करते थे।
तो अब अगर मेल ऐसा काम कर रहा है, कोई मेल उपाध्याय, अच्छा मेल जो होंगे और फीमेल, तो मेल को बोलेंगे उपाध्याय और फीमेल को बोलेंगे उपाध्याया। क्लियर? तो जो उपाध्याय होंगे वो क्या होंगे? ऐसे शिक्षक जो वैदिक काल में अपनी आजीविका को ग्रहण करने के लिए शिक्षा देने का काम करते थे। क्या करने के लिए? टू अर्न लिवलीहुड, टू अर्न लिवलीहुड। क्लियर? क्या काम करते थे? शिक्षा देने का। उन्हें हम क्या बोलते थे? उपाध्याय। और अगर यही काम फीमेल कर रही हैं तो उन्हें उपाध्याया बोलते थे। क्लियर? आगे देखेंगे, आगे होते थे गुरु। तो गुरु किसको बोलते हैं? गुरु वो गृहस्थ व्यक्ति होते थे जो शिक्षा देने का काम करते थे। हमारे आपके सबके घर में कोई कुलगुरु होंगे, वो गृहस्थ होंगे, लेकिन वो हमारे गुरु हैं, उनका काम क्या है? शिक्षा देने का। तो ऐसे अध्यापकों को या ऐसे टीचर्स को हम क्या बोलते थे? गुरु। या सीधा बोले तो गुरु वो कहलाते थे जो गृहस्थ थे लेकिन शिक्षा देने का काम करते थे। आगे देखें तो एक होते थे अध्यापक। तो अध्यापक किन्हें कहते थे? अध्यापक कहते थे जो भौतिक यानी कि वर्ल्डली और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स का अध्ययन कराते थे। यानी भौतिक और वैज्ञानिक विषयों का अध्ययन कराने वाले पर्सन को क्या बोला जाता था दोस्तों? अध्यापक बोला जाता था। वहीं अगर देखें तो चरक, तो चरक जो भ्रमण कर कर एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे और भ्रमण करते हुए वो शिक्षा देने का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह वो भ्रमण करते थे और भ्रमण करते हुए दोस्तों क्या करते थे? वो शिक्षा देने का काम। तो महत्वपूर्ण छात्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो 25 वर्ष की उम्र की आयु के बाद भी शिक्षा में लगा रहे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे। वहीं उपकुवर्ण ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए, सधोवधु गृहस्थ आश्रम में छात्रा प्रवेश कर जाए, और जो ब्रह्मवादिनी होंगी वो आजीवन ही क्या करेंगी? तो शिक्षा में और अपने जो भी मतलब सामाजिक काम है उसमें क्या करेंगी? अपना योगदान देंगी, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगी, शादी नहीं करेंगी। अंतेवासी छात्र कौन होंगे? जो अपने गुरु के साथ रहते हुए शिक्षा को ग्रहण करेंगे। गुरुओं के प्रकार देखें तो आचार्य जो निःशुल्क पढ़ाते थे, उपाध्याय जो अपने आजीविका को ग्रहण करने के लिए ही पढ़ाने का काम करते थे, गुरु जो वह गृहस्थ व्यक्ति जो क्या करते थे? शिक्षा देने का काम करते थे, अध्यापक जो वर्ल्डली और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स का अध्ययन कराते थे। वहीं देखें हम चरक, तो चरक जो भ्रमण करके वे गुरु या वे पर्सन जो लोग भ्रमण करते हुए शिक्षा देने का काम करते थे उन्हें क्या बोलते थे दोस्तों? चरक बोलते थे। तो ये होते थे हमारे क्या वैदिक काल में टाइप्स ऑफ टीचर्स। क्यूरिकुलम में कौन कौन सी शिक्षाएं शामिल थी? व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन? तो 2 स्टेजेस थे एजुकेशन के। कौन कौन से? पराविद्या, अपराविद्या, आध्यात्मिक अध्ययन और भौतिक अध्ययन। ये ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि टीचर्स के टाइप्स, स्टूडेंट्स के टाइप, 4 वेदों का अध्ययन। यानी एक तरीके से देखें तो हमने पूरा एंशिएंट इंडियन एजुकेशन समाप्त कर लिया। क्लियर? अब हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो एस्ट्रोनॉमर्स हुए जैसे वारामिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक चिकित्सक हुए, धन्वंतरी, चरक, वाग्भट, इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे सेम चीजें लिखी हुई हैं। मैंने क्या बोला था? 2 स्टेजेस होंगी एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। विद्या आरंभ संस्कार प्राइमरी एजुकेशन फैमिली में दी जाएगी। विद्या आरंभ संस्कार में शिक्षक जो भी बच्चा होगा उसे फैमिली प्रीस्ट कुल गुरु के पास ले जाया जाएगा, जहां उससे पहले अल्फाबेट लिखवाए जाएंगे। क्लियर? क्या करवाए जाएंगे? अल्फाबेट लिखवाए जाएंगे कि भैया आफ्टर विच हिज फॉर्मल एजुकेशन बिगन। ये ध्यान रखना। अब आपको पूछा जाएगा किससे? तो चावल के दानों से। ये ध्यान रखना। हायर एजुकेशन में देखेंगे उपनयन संस्कार गुरुकुल में एडमिशन होता था, जिसे यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी बोला जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होगा? यहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम इन द एंशिएंट टाइम यज्ञोपवीत सेरेमनी वाज परफॉर्म ओनली फॉर ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। आगे देखेंगे द प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर उपनयन संस्कार 8 वर्ष ब्राह्मण, 10 वर्ष क्षत्रिय और 12 वर्ष वैश्य। एज इट इज हमने पढ़ा था चीजें, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया जाएगा।
इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे द नंबर ऑफ वेदास वॉज 4। एक वेद के बाद स्नातक की, 2 वेद के बाद वसु की, 3 वेद के बाद रुद्र की और 4 वेदों के अध्ययन के बाद आदित्य की उपाधि दी जाएगी। आगे देखेंगे इन द गुरुकुल स्टूडेंट्स वर प्रोवाइडेड विथ 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। 2 प्रकार की शिक्षाएं जो हैं वो दी जाती हैं। कौन कौन सी? पराविद्या और अपराविद्या। कितने प्रकार की शिक्षा दोस्तों? 2 प्रकार की, पराविद्या और अपराविद्या। मैंने आपको बता दिया पराविद्या क्या होगी, जो स्पिरिचुअल नॉलेज होगा। आगे देखेंगे अपराविद्या, जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड, यानी सीधा बोले तो जो वर्ल्डली सब्जेक्ट्स का अध्ययन कराया जाएगा। वर्ल्डली सब्जेक्ट्स यानी कि जो भी भौतिक विषय होंगे उसका अध्ययन करवाया जाएगा। आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ आचार्य, क्योंकि पहले शिक्षक को पढ़ना जरूरी है, बाद में छात्रों को। देखिए आचार्य कौन होंगे? तो ब्राह्मण हु परफॉर्म्ड उपनयन संस्कार एंड डिसिप्लिन इम्पार्टेड नॉलेज ऑफ वेद उपनिषद एंड अदर वैदिक ब्रांचेस वाज कॉल्ड आचार्य। तो वेदों का नॉलेज तो देंगे, सारी चीजें निःशुल्क पढ़ाएंगे। तो ये आपको एक्स्ट्रा नोट करना है यहाँ पर, निःशुल्क, विदाउट एनी फीस। आगे देखेंगे उपाध्याय कौन होंगे? जो दक्षिणा के लिए पढ़ाते थे। किसके लिए? दक्षिणा के लिए। आगे देखेंगे प्रवक्ता। तो एक प्रवक्ता गुरु भी होंगे। तो प्रवक्ता वो गुरु होंगे जो ट्रेडिशनल एंशिएंट सब्जेक्ट, जो भी ट्रेडिशनल वैदिक लिटरेचर, पारंपरिक वैदिक साहित्य होगा उसको पढ़ाएंगे। इसके बारे में मतलब ये वाले जो गुरु होंगे प्रवक्ता, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम है। क्लियर? फिर देखेंगे अध्यापक। अध्यापक जो साइंटिफिक और वर्ल्डली सब्जेक्ट्स का अध्ययन कराएंगे, जो वैज्ञानिक और भौतिक विषयों का अध्ययन कराएंगे। देखेंगे गुरु कौन होगा? अ लर्नड हाउस होल्डर हु प्रोवाइडेड एजुकेशन वाज कॉल्ड अ गुरु। यानी कि एक शिक्षित गृहस्थ पर्सन क्या कहलाएंगे? गुरु, जो शिक्षा देने का काम करेंगे। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट है बहुत, श्रोत्रिय। तो श्रोत्रिय कौन होंगे? जो वेदों की शाखाओं को कंठस्थ करके, यानी खुद याद करेंगे, उसको कंठस्थ करेंगे और फिर छात्रों को शिक्षा देने का काम करेंगे। एक होंगे ऋत्विक। तो ऋत्विक आपको पता है, ऋत्विज अगर यहाँ नहीं आता तो हम आगे इस चीज का अध्ययन करने ही वाले थे, इस चीज को हम देखने वाले थे जब हम वेदों को पढ़ते। ऋत्विक कौन होंगे? ऋत्विज वो होंगे जो यज्ञ आदि, यज्ञ अनुष्ठान आदि कराने का कार्य करते हैं। क्लियर? उसके बाद होंगे चरक, द टीचर्स हु ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री स्प्रेडिंग द नॉलेज। क्लियर? यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते हुए क्या करते हैं? शिक्षा देने का काम करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक? क्लियर? तो टाइप्स ऑफ टीचर्स में कौन कौन होंगे? पहले होंगे आचार्य, जो निःशुल्क वेदों का ज्ञान देते थे। दूसरे कौन होंगे? तो दूसरे होंगे हमारे अध्यापक, जो साइंटिफिक और वर्ल्डली सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। उपाध्याय जो दक्षिणा के लिए पढ़ाते थे। प्रवक्ता जो पारंपरिक वैदिक साहित्य का अध्ययन कराते थे। आगे देखेंगे प्रवक्ता के बाद श्रोत्रिय, जो वेदों की शाखाओं को खुद कंठस्थ करेंगे और बाद में छात्रों को क्या करेंगे दोस्तों? ज्ञान देने का या शिक्षा देने का काम। ऋत्विज, ऋत्विज कौन होंगे? जो यज्ञ अनुष्ठान आदि कराने का काम करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक हमने पढ़ा था कौन सा, एक लास्ट हमने कौन से गुरु के बारे में पढ़ा दोस्तों? चरक, जो देश में भ्रमण करते हुए शिक्षा देने का काम करेंगे। आगे देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल में अलग अलग प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते थे उनके बारे में। तो सबसे पहले हैं अंतेवासी। अंतेवासी मैंने बताया, अ स्टूडेंट हु लिव्ड इन द गुरुकुल विद द टीचर एंड रिसीव एजुकेशन व्हाइल स्टेइंग नियर हिम। यानी कि अंतेवासी कौन होगा? तो अंतेवासी वो छात्र होंगे जो अपने गुरुओं के साथ रहेंगे और उनके साथ रहते हुए शिक्षा को ग्रहण करेंगे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी मैंने आपको बता दिया, जो रिमेन्ड इन स्टूडेंट लाइफ फॉर देयर इंटायर लाइफ, उन्हें क्या कहेंगे? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अगर फीमेल ऐसी हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? मतलब जो फीमेल यही करती हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करती और लाइफ टाइम परमात्मा के ध्यान में, अध्ययन में अपना जीवन मतलब बिता देती हैं, उन्हें हम बोलेंगे ब्रह्मवादिनी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है दोनों दोस्तों, आप उसको करेक्ट करके लिख लीजिए, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी क्या बोलेंगे उसे? ब्रह्मवादिनी। आगे देखेंगे उपकुवर्ण ब्रह्मचारी, स्टूडेंट्स हु आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन एंड गिविंग गुरु दक्षिणा
क्लियर, यानी कि शिक्षा के बाद जो गुरु दक्षिणा होगी, शिक्षा के बाद जो गुरु दक्षिणा जिसे फीस बोलेंगे, तो क्या करेंगे इसमें कि उपकुवर्ण ब्रह्मचारी कौन होगा, जो शिक्षा ग्रहण करेगा, अपने शिक्षक को फीस देगा। ये बोला जाता है कि गुरुओं को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, नहीं तो किसी भी चीज का फल प्राप्त नहीं होता। तो जो उपकुवर्ण ब्रह्मचारी होगा वो अपने एजुकेशन के लिए अपने गुरु को दक्षिणा देंगे और दक्षिणा देने के बाद आ जाएंगे अपने घर, ताकि अपने सांसारिक गतिविधियों को पूरा कर सकें। अगर फीमेल ऐसा करेंगी तो वो क्या कहलाएंगी, सधोवधू, तीर्थाकार, जो एक शिक्षक को छोड़ दूसरे शिक्षक के पास पढ़ने चले जाए। लेकिन आपको तीर्थाकार बनना है? नहीं, आपको बनना है अंतेवासी। अंतेवासी यानी कि मेरे साथ रहते हुए आपको यूनिट 1 की तैयारी पूरी करनी है। आगे देखते हैं, सधोवधू, वुमेन हु ऑब्जर्व्ड सेलिबेसी अंटिल मैरिज। सीधी बात है, कौन होती हैं, यानी कि वे वुमेन जो क्या करें, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं अपने अध्ययन के बाद, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद। और ब्रह्मवादिनी ये हो गया हमारा, है ना। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन इन गुरुकुल द स्टूडेंट अंडरवेंट समावर्तन संस्कार। बताया था मैंने समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार मीन लीविंग द टीचर आश्रम एंड एंटरिंग इनटू हाउस होल्ड लाइफ। समावर्तन संस्कार जनरली परफॉर्म्ड आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स। 25 साल की उम्र के बाद समावर्तन संस्कार परफॉर्म किया जाता है। इवन ड्यूरिंग द बुद्ध पीरियड द एजुकेशन सिस्टम वॉज ऑफ 2 टाइप्स। क्लियर, यानी कि बुद्ध काल में भी जो एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था वो कितने प्रकार का था दोस्तों, 2 प्रकार का। तो ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन, यानी जो प्राचीन हमारा ज्ञान था वो किस पर आधारित था, प्राचीन ज्ञान किस पर आधारित था, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये आपको देखना पड़ेगा। नॉलेज वॉज जनरली एक्वायर्ड एज रिलीजियस ड्यूटी, यानी कि ये हमारा धार्मिक उत्तरदायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है शिक्षा ग्रहण करना। 2 प्रकार की शिक्षाएं थी, पराविद्या अपराविद्या। पराविद्या बता दी गई, किसे बोलते हैं पराविद्या, तो पराविद्या वह विद्या होती है जिसमें क्या होता है दोस्तों, आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन कराया जाता है। वहीं अपराविद्या वो विद्या होती है जिसमें हम भौतिक विषयों का अध्ययन करते हैं। आगे देखेंगे क्या, इन द गौतम न्याय सूत्र इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू रिमेम्बरेंस रीइंफोर्समेंट एजुकेशन थ्रू, यानी उन्होंने किस प्रकार की शिक्षा की बात कही है, मेडिटेशन, रिकलेक्शन, रिकॉग्निशन, एसोसिएशन ऑफ आइडियाज एंड रिपीटेशन, यानी याद की हुई चीजों को। तो ये तो बिल्कुल सही है, हम जब कोई चीज सुनेंगे, अगर हम चाहते हैं कि वो चीज हमें याद रहे तो बार बार हमें रिवीजन करना चाहिए। इसलिए हर एक सक्सेसफुल कैंडिडेट यही बोलता है कि मतलब बाकी स्टूडेंट्स को, दैट रिवीजन इज द की टू सक्सेस, है ना। फिर देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट, है ना, यानी कि छात्र के कैरेक्टर में डेवलपमेंट करना। गायत्री मंत्र इज फार सुपीरियर टू कैरेक्टरेस स्कॉलर प्रोसेसिंग नॉलेज ऑफ ऑल वेदास। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में क्या स्ट्रक्चर था, किस प्रकार से अब धीरे धीरे गुरुकुलों के बाद आई यूनिवर्सिटीज, किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में शिक्षाएं दी जाती हैं, तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, तो अग्रहारा विलेजेस, अब इसमें क्या कहा गया है, इन एंशियंट टाइम्स देयर वर डिफरेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। क्लियर, तो ये एंशियंट टाइम्स में कुछ डिफरेंट सेंटर्स से एजुकेशन के लिए, जैसे जो बुद्ध स्टूडेंट्स होते थे उनकी शिक्षा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में होती थी, मठों में होती थी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। बाद में धीरे धीरे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आई, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारे देश विश्व की सबसे पहली तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, सोमापुरी, उदांतापुरी, कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज दोस्तों हुआ करती थी, जो हम अपने आगे के लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। बेसिकली एक लेक्चर और लगेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा भारतवर्ष वेद। भारतवर्ष एक लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से समाप्त, आपको रटा देंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे वेद। और 2 से 3 लेक्चर्स में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा इतने शानदार तरीके से। आगे आने वाले 2 महीनों में आपको यूनिट 1 में, मैंने कल भी कहा था, चैंपियन बना दिया जाएगा। क्लियर, तो अग्रहारा विलेजेस, तो अग्रहारा विलेजेस वो विलेजेस होते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाते थे, जो कि बिना किसी टैक्स के।
क्लियर, यानी अग्रहारा विलेजेस आर द टाइप ऑफ द विलेजेस गिवन टू द ब्राह्मण्स एंड आर कंप्लीटली टैक्स फ्री। क्लियर। अब ब्राह्मण से ऐसी उम्मीद की जाती थी कि ये जो जगह उन्हें दी गई है ये उन्हें किसी अच्छे कार्य में खर्च करेंगे, कोई धार्मिक संस्थान बनवाएंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनवाएंगे, छात्रों को शिक्षा देने का काम करेंगे। गुरुकुल जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, टेम्पल्स मंदिरों में भी शिक्षा दी जाती थी, सेंटर्स इस्टेब्लिश्ड बाय ब्राह्मण हाउस होल्डर यानी जो भी ब्राह्मण गृहस्थ होगा उसके द्वारा, जैसे मैंने बताया अग्रहारा विलेजेस। इसके अलावा एक और है देवदान और पलीचंद, डिस्कस करते हैं इनके बारे में। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जहां बुद्ध छात्रों को शिक्षा दी जाएगी। अग्रहारा विलेजेस द टाइप ऑफ विलेजेस डोनेटेड टू ब्राह्मण बाय द रूलर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, स्कूल्स और एनी अदर रिलीजियस साइट। और ये जो लैंड होगी ये कंप्लीटली टैक्स फ्री होगी, यानी इससे या इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, किसी भी प्रकार का टैक्स दोस्तों नहीं लगाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या होंगे अग्रहारा विलेजेस? अग्रहारा विलेजेस आर दोज विलेजेस दैट आर डोनेटेड टू ब्राह्मण। अग्रहारा विलेजेस वो विलेजेस होंगे जो ब्राह्मणों को दान में दिए जाएंगे, और दान में देते वक्त सरकार उनसे ये एक्सपेक्ट करेगी कि आप इन जगहों में क्या बनवाएं, कोई रिलीजियस साइट बनवाएं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनवाएं और कोई भले काम में इसको लें। मैंने दो शब्द और बोले थे, कौन से दो शब्द हैं देखिए, यहां पर मैंने बोला था एक आपको देवदान, देवदान, और एक मैंने आपको बोला था पलीचंद। क्लियर, एक मैंने आपको बोला था देवदान और एक मैंने आपको बोला था दोस्तों पलीचंद। तो यहां पर जब हमने अग्रहार विलेजेस पढ़े ना, तब ब्राह्मण के ऊपर ऐसा बाउंडेशन नहीं था कि हमने तुमको ये विलेज दान में दिया है तो तुम यहाँ पे कुछ अच्छा करवाओ ही, कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन ऐसा उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था एज अ ब्राह्मण। लेकिन ये जो देवदान और पलीचंद हैं ये एक प्रकार के टेम्पल ग्रांट होते थे। क्या होते थे? टेम्पल ग्रांट्स, टेम्पल ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मण्स। तो ये जो टेम्पल ग्रांट्स, ये जो ग्रांट होते थे ये भी एक मतलब विलेजेस होते थे, कोई ज़मीन होती थी जो सरकार के द्वारा ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। क्यों? टेम्पल्स बनाने के लिए, धार्मिक संस्थान बनाने के लिए, इसीलिए इसे देवदान टेम्पल ग्रांट्स था। जो किसे देते थे? हमने अग्रहारा में तो नहीं पढ़ा कि ये टेम्पल ग्रांट्स था, हमने सीधा पढ़ा कि ये वो टैक्स फ्री विलेजेस हैं, वो टैक्स फ्री लैंड है जहां जो सरकार के द्वारा ब्राह्मणों को दी जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कि देवदान वो भूमि होगी जो ब्राह्मणों को दान में दी जाएगी। और क्यों दी जाएगी? कि यहाँ पर वो धार्मिक जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है वो बना के क्या करें, शिक्षा देने का काम करें। फिर था पलीचंद, तो देवदान ब्राह्मणों को, और उसी चीज को जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म में करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पलीचंद। यानी बुद्धिज्म और जैनिज्म मॉन्क्स को जो भूमि दान में दी जाती थी, बुद्धिस्ट मॉन्क और जैन मॉन्क को जो भी भूमि दान में दी जाती थी टेम्पल ग्रांट के लिए, उसे कहते थे पलीचंद। उसे क्या कहते थे? पलीचंद। अब आपको अगर अलग से कभी शब्द आ गया कि मठ क्या होते हैं, तो मठ वो जगह होती है जहां पर क्या किया जाता है, बुद्धिजीवी छात्रों को शिक्षा दी जाती है। फिर आपसे पूछा जाएगा स्तूप क्या होते हैं, तो स्तूप वो जगह होती है जहां पर उन्हीं बुद्धिजीवियों की, जो महान बुद्ध हुए, बोधिसत्व हुए, उनके रेलिक्स रखे जाते हैं, उनके अवशेष रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं दोस्तों? उनके अवशेष रखे जाते हैं। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली अगर हम देखें तो एक अध्याय समाप्त होगा, क्योंकि अपने अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंपॉर्टेंट जो भी हमारे मैथमेटिशियन हुए, एस्ट्रोनॉमर्स हुए, आयुर्वेदिक चिकित्सक हुए, होम्योपैथी डॉक्टर्स हुए, इनके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? इनके बारे में पढ़ना जरूरी है इनके सिद्धांतों की वजह से, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है इनकी महत्वपूर्ण किताबों की वजह से। आपको आ गया ट्रिनिटी ऑफ आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद के त्रिरत्न किसे बोलते हैं। तो आप किसे टिक लगाओगे जब पता ही नहीं है? तो हम इसको पढ़ेंगे एक लेक्चर में। आपका ये अध्याय भी कंप्लीट, बहुत ही शानदार तरीके से इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए, एक एक पॉइंट में ध्यान में को रखते हुए कि कहाँ से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपको सब कुछ बताया जा रहा है। क्लियर? एक लेक्चर में
इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स पढ़ेंगे, और उसके बाद भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, सारी चीज़ें। क्लियर? यानी ये जो न्यू टॉपिक्स है, देखो यूनिट 1 मैंने दिसंबर तक बोला, लेकिन ये जो न्यू टॉपिक्स हैं ये हम बहुत शानदार तरीके से नवंबर के महीने तक पढ़ेंगे। अभी बीच में दिवाली की कुछ दिन की छुट्टियां होंगी, तो हम ये नवंबर के महीने तक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। 15 नवंबर के आसपास हमारी ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, और जब आप इसको डेली रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि कभी नहीं भूलेंगी। क्लियर? तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर वाइंड अप करना चाहूँगी। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए।